तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी क्लर्क का प्रैक्टिस पेपर। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, कॉपर। निम्न में से कौन सा शासक ऐसा था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट एम्ब्रेस बुद्धिज्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, डी ऑप्शन। निम्न में से किस राज्य की राजधानी गंगा नदी के तट के समीप है? विच स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गैंग्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पटना। इनमें से कौन से राज्य की सीमा झारखंड से अलग है? झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन। निम्न में से भारत का शेयर बाजार कहां है? द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर को क्या बोला जाता है? अ टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज इंसिडेंट इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है, सी ऑप्शन में दिया हुआ, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आगे हमारे पास सातवां प्रश्न। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट असेंबली? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 500। आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत? निम्न में ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लेवी ड्यूटीज। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, द टर्म टी इज कनेक्टेड विद। निम्न में से किससे संबंधित है? टी निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, गोल्फ। हर साल नोबेल पुरस्कार का आयोजन कहां होता है? नोबेल प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, स्टॉकहोल्म। आगे हमारे पास इंग्लिश पार्ट। तो दिया हुआ सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। तो जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनके कुछ पार्ट्स में एरर होगा और कुछ क्या है, कई भी करेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कई करेक्ट हैं। तो फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर कोरस्पोंडिंग टू द एप्रोप्रिएट लेटर ए, बी एंड सी। तो हमें एरर ढूंढ रहा है, ठीक है, सेंटेंस में। तो देखिए हमारे पास है 11वां प्रश्न, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, क्वेश्चन मार्क। तो दिया हुआ सपोजिंग इफ। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है, तो यहां पे एरर दिया हुआ है ए ऑप्शन में, इस पार्ट में एरर है। ठीक है, सपोजिंग इफ। तो सपोजिंग के साथ क्या है, इफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, दोनों की सेंस थोड़ा थोड़ा मीनिंग के साथ में मिलजुल जाता है, तो दोनों का साथ में ये जो मेल जोड़ है नहीं खाता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इफ को हम डिलीट कर देंगे, इफ का यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो आगे हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारे पास, द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैच। तो यहाँ पे देखिए, जो कैप्टन है अपनी टीम के साथ क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है वेरी हार्ड, बहुत सख्त सख्त मेहनत कर रहा है जो आगे मैच आने वाला है। ठीक है, तो जहां पर दिया द कैप्टन एक सिंगुलर, ठीक है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो देखिए कैप्टन है जो एक है, एक की बात कर रहा है, द कैप्टन अलोंग विद दिस टीम। तो द कैप्टन के साथ इज आएगा, यहां पे आर का यूज नहीं होगा। ठीक है, जहां पे द कैप्टन के अकॉर्डिंग यहां पे आर का यूज नहीं होगा, तो आर को हम हटा देंगे, आर की जगह पे क्या यूज होगा, इज का। नेक्स्ट हमारे पास, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। तो यहाँ पे इट वॉज हिम की जगह पे क्या आएगा, हिम का यूज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इट वॉज ही आएगा, इट वॉज ही, हिम की जगह पे ही आएगा। आगे देखिए, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर अबूव द सी लेवल। तो सिचुएटिंग यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो जो कैपिटल है यमन की वो एक स्थिर है, रुकी हुई है, सिचुएटेड है। तो यहाँ पे सिचुएटेड यूज होगा। सिचुएटिंग तो होता है जैसे कोई चीज बीइंग, बीइंग सेंस में चली जाती है, जैसे कोई चीज हो रही है, ठीक है, हो जाएगी। तो सिचुएटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे सिचुएटेड आएगा, सिचुएटेड। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, राम वाज सीनियर टू शाम इन कॉलेज। तो यहाँ पे राम वाज सीनियर टू शाम, तो सीनियर टू भी सही लिखा हुआ है, सीनियर के साथ टू ही आएगा, जूनियर के साथ भी टू आता है, ठीक है। तो ये करेक्ट फॉर्म है, शाम इन कॉलेज। तो इस सेंटेंस की फॉर्म जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो 15 सेंटेंस की फॉर्म है जो, वो बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन इसका आ जाएगा आंसर। आगे में दिया हुआ है ब्लैंक्स दी हुई है, ठीक है। तो हमें एप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन दी हुई होंगे हमें, तो उन 4 ऑप्शंस में से हमें एक आंसर ढूंढना है। यहां पे दिया हुआ है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहां पे पक्षी रखे जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अवेरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अवेरी। नेक्स्ट हमारे पास 17वां क्वेश्चन, फॉर अ चाइल्ड अ बिलो डैश सेल्फ एस्टीम इज अ टेरिबल थिंग। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए। तो यहां पे क्या चूज होगा? ऑफ का चूज होगा, ठीक है, ए ऑप्शन में। आगे देखिए, द चेयरमैन इज इल एंड वील हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। तो जो चेयरमैन है वो सही ठीक नहीं है, ठीक है, उसे बुखार है, तबीयत खराब है, तो हमें क्या मीटिंग आगे बढ़ा देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो जहाँ मीटिंग बंद कर देनी चाहिए, ये आगे हमें ऑप्शन पता चलेगा। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पुट ऑफ, ठीक है। पुट ऑफ यानी कि मीटिंग को रोक देना कुछ दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। ही इज वेरी गुड, यहां पे क्या यूज होगा? हमारे दिमाग में चलता है इन, लेकिन इन यहां पे यूज नहीं होगा, ठीक है। ही इज वेरी गुड एट बिल्कुल करेक्ट फॉर्म बन रही है, ही इज वेरी गुड एट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल कॉल्ड एन एक्सप्लोरेशन फ्रॉम द क्लर्क। द प्रिंसिपल कॉल्ड, प्रिंसिपल ने क्या एक्सप्लोरेशन मांगी है क्लर्क से, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन मांगी है, तो कॉल्ड फॉर एन, कॉल्ड फॉर का यहां पे यूज होगा। 20 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इन क्वेश्चन की एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं होगी, ये एग्जाम इतना आसान है जो मैंने बनाया। नेक्स्ट हमारे पास 21 से 25 क्वेश्चन तक, इन दिस क्वेश्चंस चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो कोई वर्ड ढूंढना है जो फिल इन द ब्लैंक्स में सब्स्टिट्यूट हो सके। इट इज ओवर ड्यूटी टू गेट, तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? गेट एट द ट्रूथ, ठीक है। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें सच तक पहुंचना चाहिए। आगे देखिए, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, सभी रोगों का जो रामबाण इलाज है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन में पेनेसी, ठीक है, ये कहते हैं। आगे देखिए, ए मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, जो इंसान जो महंगी चीजों पे जो खर्च करता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट। 23 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन, जो कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि ज्यादा पत्नियां होने की प्रथा। तो जहां ज्यादा पत्नियां रखते हैं लोग, उस प्रथा को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन में दिया हुआ पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी। कोई एक जो कई भाषाएं जानता हो, यानी कि वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी, डी ऑप्शन दिया हुआ पॉलीग्लोट, बहुभाषी, ठीक है, पॉलीग्लोट बोलते हैं उसे। यहां पे हमें विपरीत अर्थ ढूंढना है। 5 प्रश्न है हमारे पास। तो ये इसमें मैंने आपको कोई भी चैलेंज नहीं दिया, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल है इतना ज़्यादा आसान है। ये आपका जो नॉलेज है वो चेक करने के लिए है कि आप इसमें कितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके आराम से इसमें 40+ क्वेश्चन ठीक हो ही जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि पेपर का लेवल जो है बहुत ईजी लेवल है, तो लगभग आपका 40+ जो सही होना चाहिए लगभग, ठीक है, अच्छी बात है। तो आगे देखिए, हमारे पास है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मीनिंग दोस्तों होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा योग, जिसकी प्रशंसा की जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इम्प्लॉजिबल, ठीक है, जो प्रशंसा के लायक ना हो। आगे देखिए, जेनियल। जेनियल का मीनिंग क्या होता है? जेनियल का मीनिंग होता है मिलनसार, ठीक है, जो सबसे मिलता जुलता हो, ठीक है। तो इसका जो विपरीत अर्थ हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड, वो हो जाएगा बूरिश। बूरिश का मीनिंग होता है बैड मैनर्स, अशिष्ट, जिसे कोई मैनर ना हो। आगे देखिए, डीमोलिश। दोस्तों डीमोलिश का मीनिंग होता है ध्वस्त, ठीक है, जो चीज ध्वस्त हो जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का बी ऑप्शन, बिल्ड।
बिल्ड यानी कि विकसित, जो दोबारा बढ़ रही हो। आ गया 29 फ्रेल्टी। दोस्तों फ्रेल्टी का मीनिंग होता है कमजोर, ठीक है, कमजोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। आगे हमारे पास प्रिवेंट। तो दोस्तों प्रिवेंट दिया हुआ है, प्रिवेंट का मीनिंग होता है रोकना, किसी चीज के को करने से रोकना, बचना या फिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंड्यूस। इंड्यूस का मीनिंग होता है प्रेरित करना, कुछ करने के लिए, ठीक है, हाँ करनी, प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंड्यूस। अब आगे हमारे पास पार्ट देखिए कौन सा आता है। तो मैथ का पार्ट भी काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। जब आप से अपने साथ कॉपी पेन से प्लीज़ रखिए, क्योंकि ये जो लेवल है आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 4 से विभाज्य है, कौन सा नंबर है जिसको पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह भाग कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहली बार में ही अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 22 334, ठीक है, पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब आगे देखिए बोल रहे हैं 33.33 यानी कि 33.33 को जब हम भाग करते हैं 1.1 से तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए 33.33 के जो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, और जो इधर नीचे था 1.1 यानी कि 1.1 उसे नीचे वैसे रहने दीजिए, और उसका जो दशमलव है वो कट के ऊपर क्या आ जाएगा 10। अब 1 0 से 1 0 कट गया, और जो 11 था उसे 3333 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 303, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 303/10। तो ये हमारे पास आ गया 30/3, माफ की 30.30.3 30.3 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो दिया हुआ डी ऑप्शन में। आगे देखिए बोल रहे हैं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए 73.96, तो इसका दशमलव हटा के हमारे पास नीचे आ जाएगा 100, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 86, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट भी करना है साथ में, तो जो हमारे पास आ जाएगा 10, तो दशमलव हटा के हमारे पास आ जाएगा 8.6। 8.6 में दिया हुआ है ए ऑप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, अगर उसका एचसीएफ 3 है तो उसका एलसीएम निम्न में से क्या होगा। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216, दो नंबर हैं, उसका जो गुणनफल है वो 216 है, और उनका जो एचसीएफ है वो हमारे में दिया हुआ 3, ठीक है। तो उनका जो एलसीएम है वो पता करना है हमें, ठीक है। देखिए कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए एक संख्या क्या है ए और दूसरी है बी, दोनों का गुणनफल क्या है ए गुणा बी कर देंगे, वो हमें दिया हुआ है 216, और एचसीएम हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम पता करना है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 216, जो हमें दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुण, देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, जो मान लीजिए ए गुणा बी। अब हमें क्या पता करना है एलसीएम, तो हमें एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है तो ये इधर जाके इन दोनों के नीचे लग जाएगा, और एलसीएम की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, ए गुणा बी बटा एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा। तो ए गुणा बी की हमें वैल्यू दी हुई है 216, और एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हमें 16 करके कितना आ जाएगा 216/3 हमारे पास आ जाएगा 72, जो हमें दिया बी ऑप्शन में, ठीक है। आगे देखिए, किन्हीं दो यदि किन्हीं 67 यानी कि 67 अंकों का औसत कितना है 35 है, और हर एक अंक में हम यदि 4 जोड़ते हैं तो नए अंकों का औसत क्या होगा। तो हमें एवरेज पता करनी है, यानी कि औसत। द एवरेज ऑफ 67 वैल्यूज इज 35, बोल रहे हैं 67 वैल्यूज हैं, जो 67 अंक हैं, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू कितनी है 35 है। तो अगर इन वैल्यूज में 4 हम ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द एवरेज ऑफ न्यू वैल्यूज विल बी। देखिए सिंपल बात चल रहा है, अगर 4 ऐड कर देंगे तो 35 + 4 39 आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये तुक्का काम नहीं करता, मैं आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला लगता है। तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए हमें पता करना है, तो नए अंक का औसत पता करना है, उसे मान लीजिए x, ठीक है। तो जो 67 है उसमें किसकी जो क्या है, देखिए तो देखिए 67 अंकों का जो औसत है वो हमें दिया हुआ है 35, ठीक है। उसे हम गुणा कर देंगे 35 से, और फिर क्या होता है उसमें जमा हो जाता है 4,
4 जमा कर देंगे, किस में जमा करेंगे उन्होंने बोला है, उसी एवरेज में जमा करना है, उसी अंकों में, तो उसे साथ इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और नीचे क्या है, एवरेज जो पता करनी होती है, टोटल वैल्यूज है उसे नीचे रख देते हैं और हम गुणा कर देंगे एक्स से, जो हमें एक्स पता करना है। ठीक है, अब देखिए सोल्व करके क्या आता है, एक्स इधर रख लेंगे और 67 बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 + 4 और नीचे 67 था, उसे हम काट देंगे ऊपर वाले से नीचे से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 39x। तो पहले मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या आ जाएगा 39, जो दिया हुआ बी ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उनका कहना है कि एक दिन से 1 घंटे का अनुपात क्या होगा। तो एक दिन है उसका जो है 1 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक दिन है, एक दिन का 1 घंटे से अनुपात पूछ रहे हैं, एक दिन को 1 मान लिया और 1 घंटे यानी कि 1 घंटे में कितना होता है 24। तो देखिए दोस्तों पहले मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था, यहां पर देखिए उन्होंने बोला 1 घंटे का, एक दिन से 1 घंटे का अनुपात क्या होगा। तो पहले 1 घंटा हमें दिया हुआ है, एक और कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा है एक दिन। ठीक है, 1 होर टू 1 डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, दोनों को घंटों में कर लेंगे, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कितना हो गया 1 = 24। ठीक है, तो हमें अनुपात में करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/24, जो किसके बराबर होता है, सी ऑप्शन में। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 को दशमलव के में बदलने पर क्या होगा। जहां पर 6 नहीं आएगा, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कन्वर्ट 6% इनटू अ डेसिमल। 6% को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है जो परसेंट पता करते हैं तो नीचे क्या आता है 100 आता है, तो 6/100 आ जाएगा। जब दशमलव में चेंज करेंगे तो हमारे पास 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो बाद क्या आ जाएगा, अंक आ जाएगा, 0 पॉइंट हम कर लेंगे पहले 0.06, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06। ठीक है, जहां से 0.06 लिख लीजिए, 0.06 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो हमारे पास हम आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, एक आदमी एक खिलौने को 100 रुपए में खरीदता है। ठीक है, लिख लीजिए 100 रुपए में खरीद लिया और उसी को कितने में बेच देता है, 150 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो एक तो सिंपल सी बात है, जब टाइम कम होता है, क्योंकि सम सिंपल सा है, तो देखिए 100 रुपए में आदमी ने खरीदा है टॉय और 150 में बेच दिया है, तो उसे कितना लाभ हो गया है, 50 रुपए उसे लाभ हो गया। ठीक है, 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, प्लस हो गया 50 रुपए। तो यहाँ से देखिए 100 रुपए का 50% कितना होता है, 100 रुपए का 50% 50 ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए 50 रुपए उसे बढ़ोतरी हुई है, तो हमारे पास 50% क्या हो जाएगी, उसे लाभ हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका। तो कई बार फिर भी मन नहीं आता, तो आप देखिए फॉर्मूला आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, सेलिंग प्राइस है, जो आपने जो किया है बेचने का मूल्य है, सेलिंग प्राइस उसे क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस, जैसे खरीद मूल्य में माइनस कर देना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 150 है, उसे माइनस कर दिया 100 में से, तो हमारे पास कितना रह गया 50। ठीक है, अब देखिए 50 रुपए उसने बचा लिए। ठीक है, ये हमें पता चल गया 50 रुपए उसने बचा लिए। अब हमें पता करना था कितने प्रतिशत वो बचा रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत उसने बचाया है, लाभ किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो बचा लिए 50 रुपए, उसके नीचे हमारे पास आ जाएगा खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कितना है 100 रुपए, और गुणा कर देंगे 100%, क्योंकि इस प्रतिशत में हमें पता करना है, 100 से 100 कट गया, हमारे पास आ गया 50%। तो एक ये तरीका सिंपल सा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, 8% की साधारण ब्याज दर से कितने सालों में 7500 रुपए 2 गुना हो जाएंगे। 7500 रुपए 2 गुना हो जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो उनका कहना है जो 7500 रुपए हैं 2 गुना मतलब कि 7500 रुपए और जुड़ जाएंगे। ठीक है, 8% अगर हम ब्याज लगाएंगे तो 7500 रुपए का 8% ब्याज लगेगा प्रति सालाना। ठीक है, प्रति साल 8% ब्याज लगेगा। 8% यानी कि 7500 का 8% जितना भी होता है वो हमें पता कर लेना है, तो वहां पता चल जाएगा कि कितने साल ये 8% लगेगा और ये 7500 बन जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें पता है जो मूलधन है और जो दर है और जो टाइम होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कर लेना है, मूलधन हमें पता है 7500 है और दर हमें पता है 8 और टाइम हमें पता करना है, बटा 100 कर दीजिए। ठीक है, और क्या करना है देखिए
यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600, 600 साथ में आ जाएगा टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 600 रुपये आ गए हैं, वो क्या है 600 रुपये आ गए हैं, साथ में टी भी आया है। तो टी हमें टाइम है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 7500 रुपये का कितना है 8% है, वो कितना है 7500 रुपये का 8% हमें पता चल गया कितना है 600 रुपये है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इस 600 रुपये को प्रति साल कितने साल चलाएं कि 7500 रुपये और बन जाए। 600 रुपये को कितने साल और चलाएंगे तो 7500 रुपये बनेंगे, ये हमें ऑप्शन में पता चल जाएगा। जब 12 साल चलाएंगे, 12 साल, तो हमारे पास 12 गुना 600 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7200। तो ये तो 7200 बने, 8 से करेंगे तो इससे भी कम हो जाएगा, 12.5 करके देख ली, 12.5 करेंगे तो 12.5 को 600 गुना करेंगे तो वही हमारे पास आएगा 7500। तो जब 12.5 साल यानी कि 12 साल और 6 महीने 600 रुपये की जो ब्याज है वो लगती रहेगी, तो वो अमाउंट है जो 7500 रुपये, 7500 उसमें एक और 7500 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुना बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न, 63 किलोमीटर पर होर को मीटर पर सेकंड में बदलें। तो इसका फॉर्मूला होता है 5/18 से गुणा कर देना है। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 315/18। 315/18 हो आ गया तो इसे काट कर हमारे पास क्या आ जाएगा, 17.5, 17.5 आ गया जो हमें दिया बी ऑप्शन में। तो ये हमारा मैथ का हो गया। अब इसमें हमें 10 क्वेश्चन मैंने डाले हैं कंप्यूटर के, क्योंकि कंप्यूटर भी एक बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि यानी कि 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस एग्जाम में मैंने आपके डाले 10 क्वेश्चन। देखिए, तो यहां पर दिया हुआ है विच सिंबल इज यूज टू राइट अलाइन द टेक्स्ट इन टेबल। निम्न में से कौन सा चिन्ह टेबल में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने में इस्तेमाल होता है। तो इसका सीन हो जाएगा डी ऑप्शन। हालांकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, करेक्ट आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, हालांकि शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर भी अगर गलत होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो ताकि किसी और को भी इसका आंसर गलत ना हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, मैं आपको बताता हूं। डाटा को एक से अधिक सोर्स में से समराइज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो डाटा है उसे एक से अधिक जो सोर्स हैं उसमें समराइज करने को हम जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाटा कंसोलिडेशन, यानी कि डाटा एकत्रीकरण। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सेंस हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास दोस्तों 43 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है सीपीयू स्टैंड्स फॉर, निम्न में से सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया हुआ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सी में दिया हुआ कंट्रोल प्रोसेस यूनिट और डी में दिया हुआ कंप्यूटर प्रोग्राम यूनिट। तो इसका आंसर बताने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करो, हालांकि वीडियो अगर यहीं तक देख रहे हैं लास्ट पार्ट तक, इस क्वेश्चन तक अगर आप पहुंच गए हैं तो एक क्या करें, थोड़ा सा आपको एक क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिलती है मेरे इस एफर्ट से। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए आउटलुक एक्सप्रेस इज आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, तो आउटलुक एक्सप्रेस है जो एक ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूलर भी है और एड्रेस बुक भी है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ओनली ऑप्शन ईमेल क्लाइंट का आए तो आपको टिक लगा देना है ईमेल क्लाइंट पे, क्योंकि मेन इसका जो आउटलुक एक्सप्रेस है जो वो एक ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, और ये भी एक और आसान क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस इज, आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आउटपुट डिवाइस पूछ रहे हैं क्या है, तो वो होता है इनमें से कीबोर्ड है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और सीपीयू तो क्या कहना है, ये भी इनपुट डिवाइस है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इनमें से प्रिंटर दिया हुआ है, प्रिंटर के बिना भी कंप्यूटर चल सकता है। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 45 का ए ऑप्शन, प्रिंटर। एक है हमारे पास, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन में दिया माउस, बी में प्रिंटर, सी में स्पीकर और डी में स्क्रीन। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर तो मैंने बताया आपको आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी आउटपुट है और स्क्रीन भी एक आउटपुट है। तो 46 का करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, माउस है जो वो एक इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए, ईथरनेट, ईथरनेट, टोकन रिंग और टोकन बस किसके प्रकार है। यहां पर लाइन नहीं आएगा। ठीक है, ईथरनेट है जो ईथरनेट, लैन, टोकन रिंग एंड टोकन बस, वो किसके प्रकार हैं, वो किसके प्रकार हैं, वो लैन के प्रकार हैं। सी ऑप्शन में दिया हुआ है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क,
इसके आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है पेपर में। विच इज द कंपैरिजन ऑपरेटर, निम्न में कौन कंपैरिजन ऑपरेटर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। इनमें तीनों ऑप्शन में से कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। जो वैल्यूज को कंपेयर करता है कंप्यूटर में, ठीक है, कि ये सही और गलत है। विच कंपेयर्स द वैल्यू इन द कंप्यूटर और टेल्स दैट दे आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एक तो होगी ये वाली इक्वल्स, ठीक है, डबल इक्वल्स, ये होता है कंपेयर। और एक हमारे पास होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसे बताता है तो एक होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं लेस देन। और एक होती है ये वाली, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। आगे देखिए, एक साइन होता है ये वाला दोस्तों, तो इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, कम है और बराबर भी है, ठीक है। एक देखिए ये वाला, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक साइन देखिए ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, ये वाला साइन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? डज नॉट कंटेन, ठीक है, डज नॉट कंटेन बोलते हैं, ठीक है, कि ये उपलब्ध नहीं है। और एक होता है सिंगल ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोंग कंपैरिजन। स्ट्रोंग कंपैरिजन आपको पूछे तो इसका सिंबल ये होता है। और एक होता है लाइक, तो उसे लाइक ही बोलते हैं। तो ये थे आपके सिंबल। तो इन तीनों में से कोई भी मेल नहीं खाता है, तो इन तीनों में से कोई भी आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, इन ऑर्डर टू इंक्लूड पिक्चर डाटा टाइप मस्ट बी, पिक्चर को डाटा में सम्मिलित करने के लिए डाटा का टाइप क्या होना चाहिए? तो जो पिक्चर्स होती हैं उनको डाटा में जो सम्मिलित करना होता है, तो डाटा किस प्रकार का होना चाहिए? तो डाटा होना चाहिए OLE प्रकार का, ठीक है, OLE प्रकार का होना चाहिए। अब लास्ट प्रश्न हमारे पास है 50 नंबर। 50 नंबर में दिया हुआ है, कौन सी टेबल में पाइवोट टेबल कमांड मिलती है? तो जो कौन सी टेबल होती है जिसमें पाइवोट कमांड टेबल मिलती है, वो इंसर्ट टेबल कमांड। इंसर्ट टेबल से हम क्या ओपन करते हैं? पाइवोट टेबल कमांड ओपन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का पेपर, ठीक सा लेवल था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ।